हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और एमसीक्यू सीरीज का, इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का आज है डे नंबर 16, है ना। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर इकोनॉमिक्स आपके सेक्शन में है, सिलेबस में है, तो ये उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके वैसे बच्चे जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, है ना, सेट का कर रहे हो या फिर टीजीटी पीजीटी का कर रहे हो, उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 15 डेज हो चुका है, याद रखिएगा। 75 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है। कहता है एन इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई एंड द डिमांड रिमेन्स द सेम कॉजेज। कहता है अगर मान लीजिए बाजार की पूर्ति में वृद्धि हो और मांग जो है जैसा वैसा ही है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका असर क्या होगा। देखिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सीधा डायग्राम से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुआ। ठीक है, ओ एक्स वाई। ठीक, कहता है इंक्रीज हुआ मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई इंक्रीज हुआ तो राइट साइड शिफ्ट करेगा इधर ये। ठीक है, क्या क्या इसका असर हुआ, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो फॉल कर गया, पी से P1 हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू से बढ़ के Q1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, एन इंक्रीज क्या डिक्रीज इन क्या है, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, प्राइस में कमी हुआ, है ना, और जो मात्रा है वस्तु की मात्रा वो बढ़ गई। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए 76 नंबर है। कहता है इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी फाउंड टू बी 0.4। कहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारा है वो 0.4 है, तो वो कमोडिटी किस प्रकार का कमोडिटी है, लग्जरियस है, नेसेसरी है, डिफेंस गुड्स है, इंडिपेंडेंट गुड्स है। ठीक है, देखो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर इंफीरियर गुड्स है, ठीक है, इंफीरियर है, वैसे आपको पता है ऑल द गिवन गुड्स आर इंफीरियर, तो हम लोग इंफीरियर की बात करते हैं। इंफीरियर गुड्स है तो इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0 होता है, निगेटिव होगा हमारा। ठीक है, अगर नॉर्मल गुड्स है तब पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होगा, जब नॉर्मल गुड्स है तो इनकम इलास्टिसिटी जो होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, और याद रखिएगा नॉर्मल गुड्स में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा नेसेसरी, एक होता है लग्जरियस। अगर लग्जरी गुड्स है, ठीक है, क्लियर, तो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा उसका। और अगर नेसेसरी है, नेसेसिटी है, तो क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी जो होगा ना वो 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0.4 दिया है, मतलब 0 से तो ज्यादा है बट 1 से कम है, तो नेसेसिटी हो गया ये, है ना, आवश्यक वस्तु को वो दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इनकम इलास्टिसिटी 0.4 हो तो वो किस प्रकार के कमोडिटी को दिखा रहा है, आवश्यक वस्तु को दिखा रहा है। ठीक है ना, चलिए अब 78 नंबर क्वेश्चन है। कहता है इफ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी परचेज रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी चेंजेस द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन देम। मतलब कहता है अगर हम एक्स वाई दो कमोडिटी को मतलब है हमारे पास, ठीक है, अगर मान लीजिए क्या हुआ, इसका प्राइस जो है वो बढ़ गया, वाई कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, कुछ भी हो गया, बढ़ गया घट गया, लेकिन एक्स जितना डिमांड हम पहले कर रहे थे अभी भी उतना ही कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसके बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है। सिंपल सा बात समझिएगा, मतलब वाई के प्राइस में चेंजेस से एक्स के डिमांड में कोई असर नहीं कर रहा है, कोई असर नहीं कर रहा है, मतलब वो दोनों इंडिपेंडेंट गुड्स है, रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट होता, ठीक है, तो अगर वाई का प्राइस बढ़ा तो एक्स का डिमांड बढ़ जाता, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता लाइक पेट्रोल एंड कार तो वाई का प्राइस बढ़ता तो एक्स का डिमांड जो है वो क्या होता, घट जाता। क्लियर है, तो समझिएगा यहां पर कि वाई के प्राइस में चेंजेस से एक्स के डिमांड में कोई अंतर नहीं पाया गया, मतलब कि वो दोनों इंडिपेंडेंट गुड्स हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी जो होगा वो 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आपको पता होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। तो वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस से एक्स के डिमांड में कोई असर किया ही नहीं,
इसीलिए क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा, 0 होगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 79 कहता है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक, है ना। कहता है प्राइस जो है बढ़ गया, किसी कमोडिटी का प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, है ना, उसका डिमांड इन इलास्टिक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। देखो सीधी सी बात समझिएगा यहाँ पे, अगर इन इलास्टिक है, आप लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़े होंगे, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइन करने के लिए। अगर प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर घटे, क्लियर, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब इलास्टिक होगा। अगर प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो लेस देन 1 होगा। अगर प्राइस हमारा बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो, अनचेंज्ड हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारा है वो इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, अनचेंज्ड, क्लियर, यहाँ पे अनचेंज्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कह रहा है प्राइस इंक्रीज किया है ना, और टोटल एक्सपेंडिचर और वो इनइलास्टिक है। ठीक है, इनइलास्टिक है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज किया है, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 80 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज व्हाइल द मार्केट डिमांड रिमेन अनचेंज। अच्छा वैसा ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, है ना, ये डिमांड सप्लाई है, सप्लाई डिमांड क्या कह रहा है, मार्केट सप्लाई डिक्रीज, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस था, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा। ठीक है, प्राइस राइजेस बट क्वांटिटी फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, कहता है विच कॉस्ट इज टू बी इनकर्ड बाय अ फर्म इवन इफ आउटपुट इज 0। देखिए अगर हम आउटपुट 0 भी रखें, ठीक है, तब भी किस प्रकार के कॉस्ट जो है वो लग जाता है, तो याद रखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो, बी नंबर, स्थिर लागत, निश्चित लागत या स्थिर लागत। अगर आउटपुट 0 भी है तब भी वो खर्च आ रहा है। ठीक है, अगर आउटपुट ज्यादा करेंगे तब भी वो फिक्स रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है आउटपुट के साथ। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होगा फिक्स्ड कॉस्ट या फिर स्थिर लागत। हाँ 82 नंबर क्वेश्चन है, सेचुरेशन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर, जो संतृप्ति बिंदु है वो कब होता है, ये तब होगा जब टीयू मैक्सिमम होता है। क्या होता है, टीयू मैक्सिमम होता है, ये ऑप्शन में नहीं है। तो टीयू जहां पे मैक्सिमम होता है मतलब टोटल यूटिलिटी, वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, वहां पे 0 होता है ये। ठीक है, तो एमयू 0 जहां पे होगा, ऑप्शन नंबर बी, उस जगह पे टीयू मैक्सिमम होगा, इसको सेचुरेशन का पॉइंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 83 नंबर है, कहता है व्हेन बोथ एवरेज एंड टोटल प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन 0, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स एवरेज कॉस्ट देन टोटल प्रोडक्ट इज, देखिए कह रहा है ये हमारा टोटल प्रोडक्ट इस प्रकार का है। ठीक है, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट गया, मार्जिनल प्रोडक्ट गया, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट गया। ठीक है, क्लियर। तो देखो एक चीज ध्यान रखिएगा ना, कह रहा है एपी एमपी दोनों बराबर है, इक्वल्स है ना, इसका मतलब है एपी वहां पे मैक्सिमम है, याद रखिएगा जहां पे एपी मैक्सिमम होता है वहां पे वो एमपी के बराबर होता है। ठीक है, टीपी क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट पूछा ना, टीपी क्या हो रहा है, राइजिंग। ठीक है, राइज कर रहा है, पॉजिटिव एंड राइजिंग, अभी भी राइज कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगा क्योंकि जहां एमपी 0 वहां पे टीपी मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव एंड राइजिंग होगा, बी नंबर, टीपी फॉल नहीं कर रहा है, टीपी निगेटिव नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी सकारात्मक और बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 84 नंबर क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो फिक्स रहेगा, मंथली रेंट ऑफ ₹1000 कॉन्ट्रेक्चुअली स्पेसिफाइड इन अ 1 ईयर लीज। ठीक है, 1 ईयर लीज में तो वो चेंज होगा नहीं, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹50 पर ईयर पेड लास्ट मंथ, ये भी फिक्स है।
एंड अटर्नीज रिटेनर ऑफ ₹50,000 पर ईयर, ये भी फिक्स है। अब वर्कर्स वेज ₹50 पर आवर्स, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा वेजेस उसको दिया जाएगा पर आवर के हिसाब से, ठीक है, प्रति घंटे के हिसाब से। क्लियर? चलिए 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये क्या है 85 क्या कहता है, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम, एमपी जो है मैक्सिमम, देन व्हाट कैन बी सेड ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। देखो याद रखिएगा ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारा एमपी है ना। तो कहता है जब एमपी मैक्सिमम हो, जहां एमपी मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे टीपी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट मस्ट बी एट इट मैक्सिमम, बिल्कुल गलत। टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट टू डिक्लाइन इवन इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं, रेट डिक्लाइन करता है, ये भी नहीं होगा। टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज स्टिल पॉजिटिव, हाँ यही होगा। टोटल प्रोडक्ट अभी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब तब तक इंक्रीज करता है जब तक एमपी हमारा जीरो मतलब पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था एक ऑप्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो जब एमपी मैक्सिमम होगा है ना, वहां पर टीपी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आज का ये जो क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आज का हमारा यहीं तक रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।